नमस्कार गाइस, वेलकम टू द डॉक्टर्स फैक्ट्री। जैसा कि मैंने कहा था, हम लोग आज से अपने सेशन शुरू करेंगे और इन सेशंस में हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th के स्टार्टिंग से टॉपिक्स बायोलॉजी के शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को और ट्रिक्स को जानेंगे और मेमोराइज करेंगे। तो अपने अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए और जगह पकड़ के बैठ जाइए और एकदम कॉन्सेंट्रेटेड होके, एकदम फोकस्ड होके हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो आज तो पहले एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे स्टार्टिंग के चैप्टर से, क्लास 11th के चैप्टर से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। तो आज हम लोग जानेंगे लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के बारे में। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग लिविंग वर्ल्ड्स को 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करके अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहला, आपने इस चैप्टर को काफ़ी बार पहले भी पढ़ चुका है। बचपन में लिविंग, नॉन लिविंग इस नाम से भी बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं। फिर भी ये चैप्टर 11th में अब इंक्लूडेड है, फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम लोग सबसे पहले लिविंग थिंग्स के बारे में जानेंगे, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, उनसे एनसीईआरटी के अंदर जितने भी पॉइंटर्स हैं उन सब के बारे में जानेंगे कि वो क्या कहते हैं, कौन से पॉइंटर्स आपके नीट के व्यू से ज़रूरी है, कौन से पॉइंटर्स को हम लोग को मेमोराइज़ करना है। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एनसीईआरटी के लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के जस्ट पहले वाले एक पेज पे, जिसमें अर्न्स्ट मेयर के बारे में जानेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देता है। अर्न्स्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 को हुआ था, कैम्पटन जर्मनी में हुआ था, और इन्होंने अपनी पढ़ाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की थी। और ये एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे जिनको 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता था। याद रखेंगे, 20th सेंचुरी का डार्विन इनको कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारी ऐसे खोजें की जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि इन्होंने स्पीशीज़ का डेफिनेशन दिया। इन्होंने स्पीशीज़ का एक प्रॉपर एक्सेप्टेबल डेफिनेशन दिया, जो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा माना जाता है। अपने 80 साल के करियर में इन्होंने काफ़ी जगहों पर रिसर्च की, जैसे ऑर्निथोलॉजी, टेक्सोनॉमी, जू, ज्योग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स और हिस्ट्री एंड फिलॉसफी। इनमें बहुत ज़्यादा चीज़ों पे इन्होंने डिस्कवरीज की। इन्होंने इनको हम लोग ना ट्रिपल क्राउन कहते हैं। इनको ट्रिपल क्राउन कहते हैं बिकॉज इनको 3 ऐसे प्राइजेस मिले थे जो बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट प्राइज़ बेल्जन प्राइज़ 1983 में, फर्स्ट प्राइज़ बेल्जन प्राइज़। दूसरा प्राइज़ इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी 1994 में, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी 1994 में। और तीसरा प्राइज़ क्रैफोर्ड प्राइज़ 1999 में। तीसरा प्राइज़ क्रैफोर्ड प्राइज़ 1999 में। जिसको भी ये तीनों प्राइजेस मिलते हैं उन्हें ट्रिपल क्राउन कहा जाता है। ये पूरे 100 साल जिए थे, पूरा सेंचुरी पुराए थे। 1904 में उनका जन्म हुआ, 2004 में उनका डेथ हुआ था। इन्होंने स्पीशीज़ को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिया था, जो कि ये है, व्हेन 2 इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज़ मेट विथ ईच अदर देन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, बट इफ़ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ देन प्रोड्यूस इनफर्टाइल। इन्होंने कहा कि स्पीशीज़ का प्रॉपर डेफिनेशन ये होता है कि जब 2 सिमिलर दिखने वाले, एक जैसे दिखने वाले प्राणी आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रजनन करते हैं और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, फर्टाइल बच्चे को प्रोड्यूस करते हैं। फर्टाइल इन द सेंस उसके बच्चे के भी बच्चे प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है, तो उसे ही स्पीशीज़ कहा जाता है। अगर हम 2 अलग अलग प्रजाति को मिला के कोई एक तीसरा चीज़ बना ले तो वो बन तो जाएगा, लेकिन उनके बच्चे नहीं होंगे। जैसे टाइगर और लॉयन को मिला के हम लोग लाइगर बना लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ लैब में बनाया जा सकता है, उनके बच्चे प्रोड्यूस नहीं होते हैं, वो फ्यूचर में बच्चों को नहीं जन्म दे पाएंगे, वो स्टीराइल हो जाते हैं। अब हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बायोलॉजी है क्या।
Biology is branch of science in which we study about living beings and its relationship with one another and with environment. Biology एक ऐसी साइंस की शाखा है या विज्ञान की शाखा है जिसमें हम सारे जीवित चीज़ों को पढ़ते हैं। जैसे कि जीवित में 3 ही चीज़ आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स और प्लांट्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स एंड प्लांट्स, इनके अलावा कोई भी जीवित नहीं है। ठीक है, हम इनके बारे में पढ़ते हैं, इनका एक दूसरे से क्या बर्ताव है, जैसे शेर का डियर से क्या लेन देन है, जैसे कि हमारा ग्रास से क्या लेन देन है, उनके रिलेशनशिप्स को पढ़ते हैं। और उनका वेदर से, मतलब नॉन लिविंग या एबायोटिक चीज़ों से क्या लेन देन है, उसको पढ़ते हैं। इसको डिस्कवर करने वाले थे एरिस्टोटल, इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। याद रखेंगे, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को माना जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को मानते हैं। बाद में जाके बायोलॉजी 2 भागों में डिवाइड होता है। एक शाखा में हम लोग जानवरों को पढ़ते हैं, एनिमल्स को पढ़ते हैं, जिसको जूलॉजी कहते हैं, जिसको जूलॉजी कहते हैं। दूसरी डिपार्टमेंट में हम पौधे को पढ़ते हैं, जिसको बॉटनी कहते हैं, कुछ लोग इसको बोटानी भी कहते हैं, आपका जैसा प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, एनिमल को पढ़ने के लिए जो डिपार्टमेंट बना उसको जूलॉजी कहते हैं, प्लांट्स को पढ़ने के लिए जो डिपार्टमेंट बना उसको बॉटनी कहते हैं। जूलॉजी एरिस्टोटल ने ही बनाया था, इसलिए फादर ऑफ जूलॉजी हुए एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी हुए एरिस्टोटल, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो चल सकते हैं वही जीवित हैं। बाद में बॉटनी को डिस्कवर किया थियोप्रेस्टस नाम के साइंटिस्ट ने, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, थियोप्रेस्टस नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। तो फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी थियोप्रेस्टस को माना जाता है, और फादर ऑफ बायोलॉजी भी एरिस्टोटल ही होते हैं। आइए अब हम जानेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग बीइंग। एक लिविंग बीइंग होने के लिए आपके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। वैसे तो बहुत सारे गुण हैं, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस बढ़ते हम लोगों को एक ऐसे प्रॉपर्टी को चुनना होता है जो वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर्स होने चाहिए, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और इन सारे पॉइंट्स के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से लिविंग बीइंग्स का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है। लिविंग का मतलब ही होता है जो कि बाहर के रॉ मटेरियल को यूज़ करके अपने लिए कुछ बना पाए। ये एबिलिटी नॉन लिविंग्स में नहीं है। ये एबिलिटी जैसे पौधा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके ग्लूकोज बना सकता है, वैसे आपके क्लासरूम के बेंचेस कभी भी हवा को यूज़ करके कुछ भी नहीं बना सकते। वो आपके आसपास की चीज़ों को, सैंड को यूज़ करके कुछ भी अपने लिए नहीं सिंथेसाइज कर पाएंगे। तो अब हम लोग जानेंगे ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ सबसे पहले तो एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है इसका मतलब होता है, इसका डेफिनेशन है न्यूमेरिकल स्ट्रक्चरल चेंज। ठीक है, अगर किसी चीज़ का ग्रोथ हो रहा है तो उसका साइज़, शेप, नंबर, आकार अगर चेंज करता है तो उसको ग्रोथ कहते हैं। साइज़, शेप तो आपको आंखों से दिख जाता है कि ग्रोथ हो गया। नंबर, जैसे आपका सैलरी या किसी इंसान का सैलरी होता है 10,000 पर मंथ अगर है, उसमें एक ज़ीरो बढ़ा देते हैं तो बढ़ जाता है सैलरी का अमाउंट। पॉपुलेशन, अगर 1990 में पॉपुलेशन 1 करोड़ है तो 1990 के बाद या 10 साल बाद पॉपुलेशन 2 करोड़ हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके का ग्रोथ होता है। ये किस पे डिपेंड करता है? बेसिक कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, किसी चीज़ के टूटने और किसी चीज़ के बनने पर डिपेंड करता है। ओके, ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होता है। ग्रोथ जब लिविंग में होता है उसको इंटूसेप्शन कहते हैं। ग्रोथ अगर नॉन लिविंग बीइंग में होगा तो एसरेशन कहते हैं। इंटूसेप्शन यानी हमारा जो ग्रोथ होता है वो शारीरिक रूप से अंदर से ग्रो होता है, लेकिन नॉन लिविंग बीइंग के ऊपर मटेरियल एक्यूमुलेट होता है, जम जाता है। जैसे कहीं पे कोई बालू का ढेर हो और उसके ऊपर से फिर और आप बालू डाल दे तो उसका हाइट बढ़ जाता है, या पहाड़ के ऊपर बर्फ़ का जम जाना। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है? ग्रोथ कोई भी लिविंग बीइंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अगर नॉन लिविंग बीइंग भी ग्रो कर पाता है इसका मतलब ये लिविंग बीइंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद हम ये जानेंगे ग्रोथ ऑफ नॉन लिविंग बीइंग एक्सट्रिंसिक होता है, वो बाहर से ग्रो कर सकता है। ठीक है, बाहर से ग्रो कर सकता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सीखेंगे, प्लांट का ग्रोथ इनडेफिनिट है, वो कितना भी ग्रो कर सकता है। प्लांट का ग्रोथ इनडेफिनिट है, वो कितना भी ग्रो कर सकता है, जबकि एनिमल का जो ग्रोथ होता है वो सीमित होता है,
एनिमल का जो ग्रोथ होगा वो सीमित होगा कि एक सीमित अवधि तक, एक सीमित उम्र तक ही ग्रो कर पाएगा। तो ये हमने सीखा ग्रोथ के बारे में। सेकेंड प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है पहले जो रह रहे ऑर्गेनिज्म हैं उनसे नए ऑर्गेनिजम्स का बन जाना, उनसे नए ऑर्गेनिजम्स का, उनके बच्चों का बन जाना जो उनसे मिलते जुलते हो, सिमिलर होने चाहिए। पेरेंट से बच्चों का बन जाना, उनको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। दो प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल। दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनेंगे, सेक्सुअल और असेक्सुअल। जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बातें की जाती है जैसे अमीबा, उसके लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों समान है। याद रखेंगे, ये काफ़ी बार पूछा गया है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों समान होते हैं, क्योंकि जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तब भी उनके नंबर बढ़ जाते हैं, और जब वो ग्रोथ करते हैं किसी न किसी सेल डिवीजन से, जैसे माइटोसिस डिवीजन से, तब भी उनका ग्रोथ हो ही जाता है। रिप्रोडक्शन भी वेल डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग बीइंग का, क्योंकि कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं फिर भी वो जीवित रहते हैं, जैसे म्यूल और वर्कर बी। ये सब रिप्रोड्यूस नहीं करते, या स्टीराइल कपल जिनके बच्चे नहीं होते फिर भी वो जीवित रहते हैं। तो ये लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। नॉन लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, सबसे बड़ी चीज़ है। नॉन लिविंग बीइंग कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद लिविंग बीइंग को जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं उनके लिए रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है। तीसरा प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शंस, हमारे शरीर में होने वाले या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में होने वाले सारे रिएक्शंस। जैसे हमने क्लास 10th में पढ़ा था 5 तरह के रिएक्शंस होते हैं, एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ हम लोग 2 रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, एक एडिशन रिएक्शन और एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो मेटाबॉलिज्म में दोनों तरीके के रिएक्शंस आ जाते हैं, लेकिन मेटाबॉलिज्म पूरी तरीके से एंजाइम्स के कंट्रोल में होता है। इसमें 2 प्रकार के रिएक्शंस आते हैं। पहला कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन रिएक्शन। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन रिएक्शन। इसमें कोई एक बड़ी सी चीज़ टूटती है, कोई एक बड़ा सा पार्टिकल, बड़ा सा मॉलिक्यूल, बड़ा सा सब्सटेंस टूट के ब्रेक डाउन होके छोटे छोटे टुकड़ों में डिकम्पोज हो जाता है, या छोटे छोटे टुकड़ों में डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। दूसरा एनाबॉलिज्म, सेकेंड पार्ट एनाबॉलिज्म। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ मिल के जुड़ के एक नया तरह का कोई एक सब्सटेंस बना देता है। जैसे कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल हम लोग रेस्पिरेशन समझते हैं। ग्लूकोज टूटता है और टूटने के बाद छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, जैसे CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर में टूट जाता है। जबकि जब एनाबॉलिज्म का बात आता है तो इसमें कुछ बनाना होता है। एनाबॉलिज्म में हम लोग देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस को काउंट किया जाता है। फोटोसिंथेसिस इन द सेंस, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला के एक बड़ा सा मॉलिक्यूल जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं वो बनता है। कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होता है, जबकि एनाबॉलिज्म रिएक्शन को शुरू करने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ता है। कैटाबॉलिज्म इज़ द डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, बिल्डअप रिएक्शन नहीं है, जबकि एनाबॉलिज्म बिल्डअप रिएक्शन है। ये किसी चीज़ को बनाता है। हमारे शरीर के लिए दोनों ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में पुराने सेल्स टूटते हैं तो नए सेल्स बनते हैं। जैसे हमारे हाथ के स्किन का निकल जाना, वो भी इसी में गिना जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग जानेंगे कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अवेयर टू एनवायरनमेंट। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में अवेयर होना। हमारे आसपास बादल चमक रहा है या बिजली गरज रहा है या हवा चल रही, उसके बारे में जानकारी रखना। सेंसेस सारे ओपन होने चाहिए। सेल्फ कॉन्शियसनेस एक और चीज़ होता है जिसका मतलब होता है अवेयर अबाउट इटसेल्फ। इंसानों और जानवरों में यही फ़र्क है कि इंसान सेल्फ कॉन्शियसनेस भी रखता है, जबकि जानवर अपने बारे में नहीं जानते। जानवरों के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं, बस कॉन्शियसनेस होता है। NCERT में एक जगह पे कोमा का जिक्र किया गया है कि कोमा में जो पेशेंट होता है वो किस अवस्था में होता है। वो उसमें लिखा हुआ द पेशेंट इज़ ब्रेन डेड। पेशेंट जो होता है
पूछा जा रहा है कि कोमा में जो पेशेंट है वो रिस्पॉन्स नहीं करता है, वो बुलाने पे, आवाज़ देने पे हाँ जी ना जी कुछ नहीं बोल पा रहा होता है, तो क्या वो जीवित है या मृत माने उसे? तो उसे ब्रेन डेड की अवस्था में रखा जाता है, क्योंकि वो डेड नहीं माना जा सकता, वो लिविंग है। उसके सेल रिस्पॉन्स करते हैं, उनका बॉडी डीके नहीं हो रहा होता है। अगर वो मर चुका होता तो सड़ना शुरू हो गया होता, वो सड़ता नहीं है, दैट मीन्स कि वो जीवित है, उसके बॉडी में सेलुलर मेटाबॉलिज्म चल रहा है। तो कोमा का कोई भी पेशेंट मरा हुआ नहीं होता, वो एक खास अवस्था में होता है जिसे हम लोग ब्रेन डेड कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से ही बने हैं, वो सब के सब सेल से ही बने हैं। हमारे एक साइंटिस्ट जिनका नाम लमार्क था, उन्होंने कहा था नो बडी कैन हैव लाइफ इफ़ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट मेड अप ऑफ सेल। उन्होंने कहा था कोई भी ऐसा चीज़ जीवित नहीं माना जाएगा, जिंदा नहीं माना जाएगा, जिसका शरीर लिविंग चीज़ों के लिए मतलब सेल से ना बना हो। ठीक है, एक्सेप्शन में सिर्फ एक वायरस को रखते हैं, याद रखेंगे वायरस इसका भी एक्सेप्शन है, वायरस सेल थ्योरी का भी एक्सेप्शन है, वायरस इकलौता असेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो जब भी आपका क्वेश्चन आएगा असेलुलर के बारे में, आप वायरस ही टिक करेंगे। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सब के सब सेल से बने होंगे, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल से बने हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल से बने हो, लेकिन सेल से बने हुए होंगे। उनका शरीर सेल से बना होगा। सेल जब जुड़ते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू जब जुड़ता है तो एक ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन जब जुड़ते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन इन द सेंस किडनी, लिवर या ब्रेन, हार्ट, कुछ भी, बट साथ में काम नहीं करते। जब वो साथ में काम करने लगते हैं, जैसे हार्ट के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम, किडनी के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम, पेट के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स के लिए ब्रीदिंग सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम, तब बनाता है ऑर्गन सिस्टम। और ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम मिला के तब एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है, जिसे आप ह्यूमन, एनिमल्स या कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ बोलते हो। तो वो हमें बनाने के लिए सेल से शुरू किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने लिविंग बीइंग के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लिया, जान लिया। अगले सेशन में हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, जिसमें आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये एक स्टडी वाला चीज़ है जिससे आप सीखते हैं, जिसमें हम आपको बायोलॉजी पढ़ाते हैं या बायोलॉजी सिखाते हैं। तो इसे स्किप बिल्कुल भी ना करें। स्किप करने से आप ही का नुकसान होगा, आप ही के नुकसान इन द सेंस आप कॉन्सेप्ट्स को पूरा नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो कृपया इसे स्किप ना करें और आराम से सुने और समझने की कोशिश करें। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका जो भी सुझाव हो कि हमें अपने चैनल में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, या आप हमसे और क्या किस तरह का कंटेंट चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।